on a given complex increasing order of crystal field splitting energy। पहला लिख लीजिए K4 Fe या ऐसे लिख लीजिए ब्रैकेट में करके FeCN6 -4 एंड FeCN6 -3। दूसरा लिखिएगा FeH2O6 और FeNH36 और थर्ड लिख लीजिए निकिल H2O6 और निकिल H2O4 +2। फोर्थ लिखिए CONH3 +6 और ब्रैकेट में RH रोडियम NH36 और इरिडियम NH36 +3। पांचवा लिखिए NH36 देखिए ट्राई करिए। अच्छा यहाँ देखिए आप बिना पेन चलाए देखिए आपने कहा सबसे पहले जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस। तो अगर आप सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए यहाँ +2 आ रहेगा, यहाँ +3 आ रहेगा, तो ज्यादा किसका है? तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। दूसरा फिर आपने कहा कि यदि ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, यदि ऑक्सीडेशन नंबर सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे, खास करके जो डी ब्लॉक वाले होते हैं मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, यदि +2 के फॉर्म में हो तो लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा तो उस कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज करेगा। फिर तीसरा आपने लिखा नंबर ऑफ लिगेंड। तो यदि किसी में लिगेंड ज्यादा है तो वो ज्यादा होगा। अब यहां देखिए अगर सब कुछ सेम है, यहां लिगेंड कितने हैं? इधर देखिए मैडम गुस्सा कहां हो रही है, ये 6 है और ये कितना है, तो ज्यादा कहां पे है? तो नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। फिर आपने कहा कि नेचर ऑफ लिगेंड देखेंगे या स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखेंगे या बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखेंगे। जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। तो इसके साथ यहां पर देख लिया जाए, ये समझ गए इसमें क्या हो, ये आप समझ पा रहे हो कि H2O सेम है लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ज्यादा है। यहां देखिए ये ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। अच्छा इसमें मैटर क्या है, यहाँ पे एक देखो कोई 3D सीरीज का होगा, दूसरा 4D सीरीज का है और तीसरा जो सेंट्रल मेटल है वो 5D सीरीज का है। क्या देखिए कोबाल्ट, रुबिडियम, इरिडियम, रुबिडियम में स्लैब मिलेगा शायद एट्रियम जर्कन आ गया वो 4D याद करिए क्या आएगा, एट्रियम जर्कोनियम नाइजियम मोलिब्डेनम टेक्नेशियम रेनियम रोडियम, क्या 4D में आया?
याद करिए, करें हमको याद नहीं। इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रुथेनियम, रुथेनियम के बाद रोबेडियम। तो आरएच लिखा था, आप लोग क्या लिखे हैं? आरबी, आरएच कर लीजिएगा। रोडियम। और फिर आप इसके बाद पढ़ेंगे लेंथेनम, हैफनम, टेंटेलम, टंगस्टन, ऑस्मियम, और ऑस्मियम के बाद तो ये आपका कहाँ का आ गया? 5D सीरीज का। आपने कहा था सर अगर कोई 3D सीरीज से 4D में जाएगा तो उसका जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है 50% इंक्रीज करेगा। यदि 4D से 5 में जाएगा 5D में तो 25% और इंक्रीज करेगा। ये बात सही है? तो भैया इसका सबसे ज्यादा होगा, इससे कम ये होगा और इससे कम। अच्छा आप लोग कभी पढ़े हुए किसी कॉम्प्लेक्स में देखिए आप, ये आपका EN है, प्यारी अम्मा को इंजीनियरिंग में दिलाया गया डिप्लोमा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और प्यारी अम्मा ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इन दोनों में क्या फर्क है? ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। इस लिगेंड को अगर आप देखिए ध्यान से, इसमें चिलेशन होगा, उसमें क्या होगा? चिलेशन। और जब चिलेशन होगा आप पढ़े के साथ कभी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? 5 और 6 मेंबर, हाँ 5 और 6 मेंबर का। ये तो बात ये हुआ कि चिलेशन के लिए रिंग बनना चाहिए, और वो रिंग या तो 5 मेंबर हो या फिर 6 मेंबर हो। हाँ, एंट्रोपी क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? चेंज का मतलब कि बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। जबकि एंट्रोपी आपका बढ़ जाएगा, एंट्रोपी आपका बढ़ जाएगा। और डेंसिटी बताइए। एंट्रोपी बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। सोच लीजिए डेंसिटी क्या होना चाहिए? आप लिखिए जब चिलेशन होता है या रिंग का फॉर्मेशन होता है, डेंसिटी आपका मोर देन 1, ये लिखा होगा मोर देन 1। यदि किसी मॉलिक्यूल्स में चिलेशन हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एक तो उसका एंट्रोपी बढ़ेगा, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। समझ पा? अगर किसी भी सेंटर मेटल्स में +2 चार्ज है और किसी सेंटर मेटल पे +3 चार्ज है, +2 और +3, अब ये सोच के बताइए कि किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा? +3 या +2 का? का। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? +3 का। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो खींचने की टेंडेंसी किसके पास ज्यादा होगी? इसलिए जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो वहां से एनर्जी क्या होगी? ज्यादा रिलीज होगी, और जब ज्यादा रिलीज होगी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसमें कोई पॉइंट ऐसा जो आप ना पढ़े हो या आपको जो समझ में ना आ रहा हो, कल से पढ़ जाएंगे तब। यहाँ देखिए सर, अभी नहीं समझ पा रहे हम थोड़ा बहुत, ये तो समझ पा रहे हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का एग्जांपल है, यही इसी वाला हो कम से कम। तो इसको ऐसे लगा दिया जाए, ये ऐसे लगा दिया जाए, मैडम फिर इसको भी ऐसे ही लगाओ, लेकिन यहाँ से मत लगाना। बोलिए सर, थोड़ा समझ पा रहे? थोड़ा बहुत। ये कोई मैच ना करा तो लिख बोलिए, तो लिखिए। हाँ बोलिए। अरे बोलो। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो? आप बोल रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग लिखा गया है। अगर तुम बोलते कुछ और लिखते कुछ और फाइन लग जाएगा तुम्हारा। कोई बात नहीं, चलिए। क्या हुआ? लेग पीस आने वाला है? ऑर्डर हुआ है? ऑर्डर नहीं लगा है? चलिए, कल मिठाई बंटवाए थे ना आप लोग, बताइए।
अच्छा बिस्किट क्या कम है किसी मिठाई से? वैसे नमक भी था, चीनी भी था, सब कुछ तो था। प्लस एक इसमें शुगर भी था सर, कार्बोहाइड्रेट। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, इफ crystal field splitting energy for nickel complex is 1. If crystal field splitting energy for nickel complex is 1, then find out palladium complex PD. Find out palladium complex should be crystal field splitting energy. Then palladium compounds should be crystal field splitting energy. यदि निकल का 1 है तो पैलेडियम का कितना होगा? अगर हमसे मत पूछिए सर, उनसे मत पूछे तो भाई ऐसे देखो ना, सिर्फ निकल किस सीरीज में आ रहा है? डी डी। 3D सीरीज या 4D सीरीज या 5D सीरीज बोले, बस डी बोल दिए तो डी मान लीजिए। डी और पैलेडियम किस सीरीज में है? 4D तो जब 3D से 4D जाओगे कितना परसेंट बढ़ेगा? तो कितना आंसर आ जाएगा? 1 + 0.5 इंटू मतलब 100 पर जो भी कर लीजिएगा तो 1.5 आ जाएगा। छाप लीजिए इसको।